गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। मैं यशवंत कुमार आप लोगों के बीच पहुंच चुका हूं और करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का अपना जो सेशन है वो एक बहुत ही अच्छी यूनिट है और इस यूनिट से एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम से देखने को मिलते हैं। मैं इसके लिए सर क्या कवर हो गया आप सिलेबस में और कितना क्या रिवाइज हो गया? अच्छा, ओके, ठीक है, काफी हो गया है भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग शालू, गुड मॉर्निंग नारायण, गुड मॉर्निंग अविना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जयप्रक्षण, गुड मॉर्निंग। इको हो रही है, इको हो रही है वॉइस, ऐसे कैसे हो सकता है? अब चेक कीजिए। हाँ, एक बार चेक करके बताइए दोस्तों, आवाज सही है क्या? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार मेरे को कमेंट्स करो, तभी मैं क्लास को आगे स्टार्ट करूंगा। गूंज रही है वॉइस? अच्छा, ऐसी बात है, हमारे होते हैं। रुकिए 1 मिनट। बंद कर देते हैं इसका गूंजना। हाँ जी दोस्तों, अब बताइए भाई, अब बताइएगा वॉइस के बारे में, जब सही है क्या मामला? फसल की किस्म भी बताना, एक क्वेश्चन आता है। बिल्कुल बताऊंगा भाई, पूरी यूनिट है यार, छांट रखी है। फसल बताऊंगा, फल बताऊंगा, बीज बताऊंगा आपको, ठीक है, और खादें, मैन्योर जिनको कहते हैं, खाद देते हैं, खादें बताऊंगा। ये तीनों चारों टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यहां से मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, अब आप फटाफट से बता दो कि अब वॉइस क्लियर है तो मैं आगे प्रारंभ कर देता हूं, जब तक और भी विद्यार्थी जुड़ जाए। एक बार सेशन को शेयर कर दो। हालांकि मैं आपको कहता नहीं हूं कि सेशन को शेयर करो, आपको अच्छा लगता है तो करो, अच्छा नहीं लगता है तो मत करो, ठीक है। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 क्वेश्चन एग्जाम में यहां से इस यूनिट से आपको देखने को मिलेंगे, इस कारण से आपसे कह रहा हूं। अब एक बार वॉइस का बता दो। वॉइस अटक रही है यार, ये तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही चल रहा है। नाउ वॉइस इज क्लियर्ड। ओके भाई महेश, चलो तो अब शुरू करते हैं, हो जाएगा थोड़ा ठीक। आज का जो यूनिट है अपना दोस्तों, ये यूनिट है इकोलॉजी। हेडिंग लगा लो और साथ में लिख भी लेना, ये कह रहा हूं, शानदार नोट्स बनवा दूंगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करते हैं। ये जो इकोलॉजी है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक शब्द है इको और एक शब्द है लॉजी। एक शब्द है इको और एक शब्द है लॉजी, या इसको लोगेस भी अपन कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लॉजी या लोगेस एक ही बात है, कोई परीक्षा में पूछता नहीं है बात। इको का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है। और लोगेस का मतलब होता है स्टडी, टू बी स्टडी, अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ये सबको पता है, ये बात एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी शब्द है, पारिस्थितिकी, हिंदी में कहते हैं इसको पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। ये जो पारिस्थितिकी है दोस्तों, ये कैसा शब्द है? तो ये पारिस्थितिकी जो है, ये शब्द है कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आपसे प्रश्न पूछे कि किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है पारिस्थितिकी, जिसका अभिप्राय है पर्यावरण का अध्ययन करना। तो अर्थ क्या हो गया इसका? तो अर्थ हो गया पर्यावरण का अध्ययन। अर्थ क्या हो गया? पर्यावरण का अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना, ये इसका मतलब हो गया। और एक और बात यहां से आपसे पूछ लेता है कि ये शब्द किसने दिया? शब्द गिवन बाई, तो शब्द दिया, कौन सा शब्द है? पारिस्थितिकी शब्द। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है दोस्तों। ये किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा ये शब्द दिया गया, ठीक है। पुस्तक थी मेरी, उसके अंदर एच रिटर लिखा हुआ था, ठीक है। वो पुरानी एनसीईआरटी और 10th की जो बुक थी उनके अकॉर्डिंग था, लेकिन उसको सही कर लेना है ना, ठीक है। जहां एच रिटर लिखा हुआ मिले आपको बुक में, वहां पर उसको क्या कर लेना?
ए हेकल कर लेना, अर्नेस्ट हेकल कर लेना, ठीक है। और ये जो अर्नेस्ट हेकल है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी का जनक कहते हैं। तो अगला आपसे शब्द पूछ सकता है कि जनक, पारिस्थितिकी का जनक, पारिस्थितिकी का जनक। तो पारिस्थितिकी का जनक भी किसको कहते हैं, हेकल को ही कहते हैं, अर्नेस्ट हेकल को। लेकिन यहां याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपको थोड़ा सा ये पूछ ले, अगर आपको थोड़ा सा ये पूछ ले कि बताओ भैया पारिस्थितिकी के भारतीय जनक कौन है, तो यहां लिखना पारिस्थितिकी बोले तो इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के भारतीय जनक, के भारतीय जनक से पहले एक शब्द दे इंडियन, भारतीय जनक पूछ ले, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी के भारतीय जनक कौन है, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा कौन है दोस्तों, रामदेव मिश्रा है। तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो है वो भारतीय पारिस्थितिकी जनक है। तो पारिस्थितिकी के भारतीय जनक कौन है, रामदेव मिश्रा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इतना एक बार कमेंट करके बताओ। ये मैंने सामान्य बात आप लोगों को बताई है जो हमें पता होनी चाहिए। सर हम आप पर डिपेंड है 25 क्वेश्चन के लिए। यार जयपुर एक्शन मना किसने किया कि डिपेंड मत रहो, मैं तो खुद कह रहा हूं बस क्लास देखो और मस्त रहो, ठीक है। राजस्थान यस यस सर, ओके ओके क्लियर है, ओके। जयपुर आप, गुड मॉर्निंग भाई प्रताप सर, आपकी कोई बुक है, हाँ ले लो, मार्केट में है भाई, ठीक है। नारायण सर आपके इंस्टीट्यूट के सभी गुरुजी फास्ट स्टैंडिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चालू के लिए आरपी भूमिका पब्लिकेशन साइंस की, हाँ 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 बिल्कुल चालू, यस मेरी है, रन करें हम सोचते ऊपर है, ठीक है। चलिए ओके, देखो हमने इस स्लाइड में जो बात की उनमें वापस आपको बताता हूं कि क्या इनमें महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहां से आपको केवल 2-3 बातें याद रखनी है। आपसे ये कहे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया। किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी का जनक, ओनली आपको भारतीय शब्द ना लिख के दे और सीधा सीधा आपको यही पूछे कि पारिस्थितिकी का जनक कौन है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है। तो आपको क्या करना है, जवाब देना है। और क्या जवाब दोगे आप, अर्नेस्ट हेकल आपको जवाब देना है। क्लियर इतनी बात, ओके। लेकिन आपको स्पेशली पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी, ठीक है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, रामदेव मिश्रा है। तीनों बातें याद हो गई। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, एच रिटर ने दिया, ठीक है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है, सॉरी अर्नेस्ट हेकल ने दिया। पारिस्थितिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट हेकल है। आपसे कहे भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, तो हम कहेंगे डॉक्टर रामदेव मिश्रा है। बातें क्लियर, ओके। 3 चीजें क्लियर हो गई, याद भी हो गई हैं, क्योंकि 2 तो सेम ही है, हेकल हेकल है और एक रामदेव मिश्रा जी हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, चूंकि हम पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, हम इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इकोलॉजी की जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी की जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब लिखे पारिस्थितिकी की शाखाएं, हेडिंग लगाइए, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की शाखाएं, पारिस्थितिकी की शाखाएं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की हम बात करें, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो 3 ब्रांच है इकोलॉजी की। कितनी ब्रांच है, पारिस्थितिकी की 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांच है इकोलॉजी की। एक है सव पारिस्थितिकी, 1 बाय 1 समझ लो, महत्वपूर्ण है। एक है सव पारिस्थितिकी, सव पारिस्थितिकी, एक शाखा का नाम तो है सव पारिस्थितिकी, और ऑटिकोलॉजी, ठीक है, ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी क्या है दोस्तों, सव पारिस्थितिकी क्या है, समझिए बात को। आपसे सीधा कह दे सव पारिस्थितिकी का एक उदाहरण बताइए, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन एक
सव पारिस्थितिकी और इकोलॉजी की का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? क्या जवाब दोगे भाई? ठीक है, तो समझो बात को। सव पारिस्थितिकी ये कहती है, जो इकोलॉजी की ये शाखा है ना सव पारिस्थितिकी, इस शाखा में एक ही जाति के सदस्यों का, एक ही, मैं क्या कह रहा हूं, जाति एक और उनके सदस्यों का पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन। बात को ऐसे समझिए, ये एक क्षेत्र विशेष है और क्षेत्र विशेष को भी ऐसे समझो, ये भाई ये है अपना राजस्थान, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। ये अपना राजस्थान है इस तरह से, ठीक है। राजस्थान में सबको पता है कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये पश्चिम भाग, कौन सा? पश्चिम भाग है, वेस्ट वाला भाग है पश्चिम। और पश्चिम भाग जो है, अगर इसका हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि साहब शुष्क है, ड्राई है, क्योंकि पानी कम है, पानी कम है, ड्राई है, तो तापमान ज्यादा है, ज्यादा तापमान है, ये सब है। तो यहां पर रेत बालू के रूप में रेत है, शुष्क है, अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, बालुई मृदा है। इस क्षेत्र में एक पौधा उगता है बहुतायत में, जो है खेजड़ी। कौन है? खेजड़ी। ये पौधा है खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है। ये खेजड़ी है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है। बात क्लियर दोस्तों? ये खेजड़ी है और ये पश्चिम राजस्थान है। ये कैसे राजस्थान है? पश्चिम राजस्थान है। तो पश्चिम राजस्थान की जलवायु एक जैसी हुई कि नहीं? यहां की जलवायु, ओनली पश्चिम राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो अलग है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष जो अपन ने बांटा है उसकी जलवायु निश्चित है कि वो गर्म है, वहां पर तापमान ज्यादा है, वहां पर रेत है, पानी की कमी है, ठीक है। और इस जलवायु में यहां पर पौधा उग रहा है, कौन? खेजड़ी, ठीक है। ये जितने भी खेजड़ी के पौधे हैं, ये एक ही तो जाति के हो गए। जितने भी खेजड़ी के पौधे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? एक ही जाति के पौधे हो गए। तो इन एक ही जाति के पौधों का यहाँ के पर्यावरण के साथ जो अध्ययन करते हैं वो सव पारिस्थिति, सव यानी अपने, पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ अध्ययन, एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन करें। यहां पर और भी मान लो कोई पौधे उग रहे हैं, मान लो कीकर उग रही है, बबूल उग रहा है, ठीक है, मान लीजिएगा कि ग्वारपाठा उग रहा है, नागफनी जो है कैक्टस वो उग रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल एक ही प्रकार के पौधों का पारिस्थिति के साथ अध्ययन करना है, वो कहलाती है सव पारिस्थितिकी। क्या समझ में आया? कि एक ही प्रकार के जीव या एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है? सव पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? सव पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का अगर अपन अध्ययन करें तो वो इसका उदाहरण हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताइए, लिखवा दूं? चलो नोट करो। तो सव पारिस्थितिकी क्या होता है? नोट करो। एक ही जाति के, एक ही जाति के जीवों का, एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन, वहीं के पर्यावरण जहां वो जीव है, एक ही जाति के जीवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन, पर्यावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सव पारिस्थितिकी, ओटिकोलॉजी कहलाता है। सव पारिस्थितिकी, सव पारिस्थितिकी कहलाता है, सव पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओटिकोलॉजी कहलाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? तो इसका उदाहरण हो गया सव पारिस्थितिकी का कि पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का अध्ययन, पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का अध्ययन। तो एक निश्चित पर्यावरण में एक ही जाति के जीवों का अध्ययन, ठीक है। यहां पर आप लिख लेना खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम सबको पता होगा, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ठीक है।
ओके, ये सारी चीजें आप जीके में भी पढ़ लेते हो छोटी मोटी, मेरा उद्देश्य यहाँ ये था। सर मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पाया हूँ अभी, हाँ बिल्कुल बाद में देख सकते हैं आप, आज भी मेरे पास नहीं है, एक दिन से नहीं बताया मेरे पास, बस ठीक है ओके। चलिए तो ये स्वपारिस्थितिकी शब्द समझ में आ गया। देखो आप मेरी क्लास के साथ इस तरीके से पढ़िए कि आपको अलग से समय देने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि अलग से समय आप और भी विषय को दे सकते हैं, और भी विषय बहुत सारी बची हुई है, उनको भी आपको पढ़ना है। जब मैं आपको बेहतरीन तरीके से कोई भी चीज नहीं छोड़ाऊं तो इससे ज्यादा तो आप पाओगे भी कहां, लोगे भी कहां, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी समझ में आ गया, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरी शाखा की बात करते हैं, पारिस्थितिकी की दूसरी शाखा नंबर 2। और पारिस्थितिकी की जो दूसरी शाखा है वो है दोस्तों जीवोम पारिस्थितिकी, बोले तो बायोम इकोलॉजी। जीवोम पारिस्थितिकी, जीवोम पारिस्थितिकी, जीवोम पारिस्थितिकी, बायोम इकोलॉजी। बायोम इकोलॉजी क्या है, जीवोम पारिस्थितिकी क्या है, तो ये भी पारिस्थितिकी की सेकंड ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई क्षेत्र विशेष की जो एक जैसी जलवायु है, उस जलवायु में रहने वाले जीवों के समूह का अध्ययन करें हम। पहली बात यहां पर देखिए, इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स मत पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए कि जीवोम क्या होता है। पहले जीवोम शब्द समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जीवोम, जीवोम होता क्या, जैसे ये एक क्षेत्र है, मान लीजिएगा ये टुंड्रा प्रदेश है। क्या है, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश आप जानते हैं जहां बर्फ होती है, तो सबको पता है कि टुंड्रा प्रदेश में क्या है, बर्फ है, तापमान कम है, बर्फ है, बर्फ है तो ताप क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस टुंड्रा प्रदेश में जैसे रेंडियर कुत्ते हैं, ये तो है रेंडियर कुत्ते, ये कोई भालू है, ठीक है, ये कोई अन्य जीव है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये तो कौन है, रेंडियर है, रेंडियर कुत्ते होते हैं जो बर्फ पे आराम से दौड़ लेते हैं, ठीक है। ये इस टुंड्रा प्रदेश के बड़े बड़े बालों वाले भालू हैं, ठीक है। ये कोई अन्य जीव है, ऐसे मान लीजिएगा अन्य जीव। अब मुझे एक बात बताओ, स्वपारिस्थितिकी में तो हम क्या कर रहे थे, स्वपारिस्थितिकी में तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम यहां पर ये एक विशेष क्षेत्र हो गया, अलग ही क्षेत्र हो गया ना, तापमान वाला, बर्फ वाला, एक निश्चित क्षेत्र हो गया जिसकी जलवायु एक समान है, बर्फीली जलवायु है, ठीक है। तो इस निश्चित क्षेत्र में अगर हम केवल रेंडियर जितने कुत्ते थे उनका ही अध्ययन करते तो स्वपारिस्थितिकी हो जाता, ठीक है। लेकिन इस निश्चित जलवायु वाले क्षेत्र में इन जीवों का जो समूह है, चाहे वो रेंडियर है, भालू है, अन्य जीव है, इन जीवों का जो समूह है वो समूह क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवोम। और इस जीवोम का अध्ययन करना जीवोम पारिस्थितिकी कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी निश्चित जलवायु वाले भाग पर, किसी निश्चित जलवायु वाले या एक जैसी जलवायु वाले भाग पर उपस्थित सभी जीवों के समूह का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवोम पारिस्थितिकी, जीवोम का अध्ययन। जीवोम क्या है, किसी समान जलवायु के अंदर उपस्थित सभी जीवों का समूह, किसी एक जैसी समान जलवायु में उपस्थित सभी प्रकार के जीवों का समूह क्या कहलाता है, जीवोम। और उस जीवोम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मेरे को बता दो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या, चलो लिखवा देता हूं, लिखो। एक समान जलवायु, एक समान जलवायु, एक समान जलवायु में उपस्थित, एक समान जलवायु में उपस्थित सभी जीवों का समूह है, सभी जीवों का समूह है, सभी जीवों का समूह है, जीवोम कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। सभी जीवों का समूह क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। और जीवोम का अध्ययन आगे लिखेंगे, जीवोम, बायोम,
जीवोम का अध्ययन ही, जीवोम का अध्ययन ही जीवोम पारिस्थितिकी, क्या है, जीवोम पारिस्थितिकी, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। या यूं कह दो कि जीवोम का अध्ययन जीवोम पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जीवोम पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत करते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ करवाऊंगा यार, कितनी बार कहूं, चिंता मत करो। नारायण कह रहे सभी स्टूडेंट लाइक कर दो क्लास को, कर दो भाई, अच्छी लग रही है तो कर दो, नहीं तो वो ऐसे वाला है वो कर दो, अच्छी नहीं लग रही है तो जीवोम का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इसका एग्जाम्पल हो गया टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान, क्या हो गए टुंड्रा घास के मैदान, तो टुंड्रा घास के मैदान जीवम पारिस्थितिकी के उदाहरण हो गए। इसके उदाहरण हो गए, जीवम पारिस्थितिकी के उदाहरण हो गए दोस्तों। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो, बता दो मुझे फटाफट से। सर कर दिया, लाइक करते हैं ओके धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं तीसरी शाखा, और पारिस्थितिकी की जो तीसरी शाखा है उसका नाम है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। नंबर 3 हेडिंग लगाइए दोस्तों। तीसरी जो शाखा है पारिस्थितिकी की, इसका नाम है मानव पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी की बात करते हैं, मानव पारिस्थितिकी। आपको पता है कि काली खोपड़ी वाला ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, लालची प्रवृत्ति का है और बहुत कुछ करना चाहता है, इसलिए कुछ और कुछ करना शुरू कर दिया, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है कि जो कुछ कर रहे हैं उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम जो कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं उनका जीवमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जीवमंडल में जो जल स्थल है, ठीक है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, इनमें रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका ध्यान नहीं दे रहे। तो इसका ध्यान देने के लिए एक शाखा आई, इकोलॉजी की एक ब्रांच बनाई गई जिसका नाम रखा गया ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी। सीधा सीधा कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो भी XYZ जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे आप रॉकेट उड़ा दो, चाहे आप प्लेन उड़ा लो, चाहे आप ट्रेन चला लो, चाहे आप वाहन चला लो, या वनों को काट लो, या अन्य कोई भी कार्य, ठीक है, आप लाउड स्पीकर बजा लो, तो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, इन क्रियाकलापों का जैव मंडल पर जो प्रभाव पड़ता है, जैव मंडल पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं मानव पारिस्थितिकी में। किसमें करते हैं, मानव पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे मानव ने क्रियाकलाप किए, मानव ने कृषि के अंदर उर्वरक जो है, जब उर्वरक क्रांति आई, मैन्योर जब रिवोल्यूशन आया, खाद्यान्न क्रांति आई, तो वो खाद वाली, खाद्यान्न खाने वाली, खाद वाली जो क्रांति आई, उर्वरक क्रांति, उस समय इतने ज्यादा उर्वरक का उपयोग किया गया कृषियों में कि वहां जो भी भाई पशु पक्षी हैं वो मुख्यतः कृषि पर ही तो जीवित रहेंगे कि भाई पेड़ पौधों से कुछ ना कुछ खा लेंगे, तो उन्होंने वहां से खाया और ऐसा इफेक्ट आया कि काफी सारे तो लुप्त हो गए। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस जैसे लुप्त हो गए, धीरे धीरे देखो कौवा भी लुप्त होने जा रहा है। ठीक है, एक डोडो पक्षी है वो भी लुप्त होने को आया, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करी, इनको लुप्त कर रही है। तो मानव के जो क्रियाकलाप है उनसे जैव मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन इस शाखा में करते हैं। तो लिखो मानव के क्रियाकलापों का, मानव के क्रियाकलापों का, मानव के क्रियाकलापों का जैव मंडल पर, जैव मंडल पर जो प्रभाव पड़ता है, जैव मंडल पर जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन, उसका अध्ययन मानव पारिस्थितिकी में किया जाता है, या उसका अध्ययन करना मानव पारिस्थितिकी,
मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। क्या कह दो, मानव पारिस्थितिकी शाखा में किया जाता है, एक ही बात है, कहलाता है। ठीक है, इसमें तो एग्जांपल सारे ही हैं, दुनिया भर के हम सारा सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ ही है। ठीक है, चलिए ये हो गई शाखाएं। ठीक है, ये क्या हो गई, शाखाएं हो गई। अब आगे चलते हैं अपन। हम बार बार एक बात कर रहे हैं कि वायुमंडल वायुमंडल, हालांकि देखो वायुमंडल आप जानते हो, और मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं, आपको सीधा बता दूं, क्योंकि जब आपको मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, पारिस्थितिकी का ये जो टॉपिक है जिसमें अपन जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल के बारे में जाने, तो ये मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, फिर वो दो जगह से मैं खराब होगा, वहां बताना जरूरी है। वहां बहुत सारी बातें जो बताना जरूरी है, जैसे सबसे पहले जो अपना प्रक्षेपण केंद्र बना था भारत में, वो थुब्बा पे बना था, तो थुब्बा में ही क्यों बना था, फिर उसके बाद थुब्बा से हटाकर और उसको यहाँ पर श्रीहरिकोटा क्यों लाया गया। ठीक है, ये सारी बातें, तमाम बातें बताऊंगा। वहां मुझे वायुमंडल की भी बात करनी पड़ेगी, वायुमंडल की परतों की भी बात करनी पड़ेगी, ऊंचाई की बात करनी पड़ेगी, जलमंडल स्थलमंडल सबकी बात करनी पड़ेगी। इसलिए ये कुछ देर का जो बीच का एक स्किप है, ये मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे आपको बता के। और ऐसे आपको पता भी है कितनी ऊंचाई पे क्या है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है, अब हम सीधा सीधा आगे पहुंचते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर। ठीक है, कहां पर पहुंचते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर अपन पहुंचते हैं। और सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की बात करें, तो उससे पहले आप लोगों को मैं पारिस्थितिकी के प्रकार भी आपको और बता देता हूं। वो तो पारिस्थितिकी की शाखाएं थी। ठीक है, अब पारिस्थितिकी से एक शब्द बनता है परितंत्र। क्या बनता है, परितंत्र। अब परितंत्र क्या होता है इसको समझो, यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न आपको एग्जाम में आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। और इसके लिए सफिशिएंट है ना, हाँ मोर देन सफिशिएंट है, बाकी और भी क्लास है मेरी। एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी क्या, इसका यार कह नहीं सकता, देखो मैं सिटी वाली कट ऑफ भी जल्दी आएगी। हाँ भाई, बहुत सही बात है। चलो अब आ जाओ यहां पर, अब हम बात करते हैं परितंत्र। परितंत्र एक शब्द थोड़ा सा परिवर्तित, वहां पारिस्थितिकी बात कर रहे थे हम, अब हमने एक शब्द उपयोग में लिया है परितंत्र, इकोसिस्टम। वहां इकोलॉजी कह रहे थे बार बार, अब इकोसिस्टम हम कह रहे हैं। इकोसिस्टम क्या है, अब सुन लेना रे भैया, एक प्रश्न पक्का, अब जो बनाऊंगा उस आउटलाइन से एक प्रश्न पक्का है दोस्तों। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन, इकोसिस्टम वह निश्चित क्षेत्र जिसके अंदर सजीव और निर्जीवों के बीच होने वाली क्रिया का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी कहे तो पूरे पर्यावरण का अध्ययन है, लेकिन इकोसिस्टम कहे तो वह निश्चित क्षेत्र जिसमें उपस्थित सजीव और निर्जीवों के बीच में क्या संबंध है, इस बात का अध्ययन किया जाता है, वो परितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परितंत्र। जैसे मैं कहूं एक तालाब है, तो तालाब कहते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जल परितंत्र है, आपने उसको स्थल परितंत्र तो नहीं कहा, क्योंकि जल के अंदर है और उस जल के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं, जीव जंतु भी उसमें उपस्थित है, यानी सजीव घटक भी हैं और निर्जीव घटक जैसे जल, प्रकाश, वायु, नमी, आर्द्रता, तापमान, मृदा, ये भी उपस्थित है, वो अजैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटक एक निश्चित क्राइटेरिया में, एक निश्चित क्षेत्र, तालाब बोल दिया मैंने, उसके अंदर है, तो वो एक परितंत्र हो गया। और चूंकि जल में है इसलिए जल परितंत्र हो गया, क्योंकि कहां पे जल में है इसलिए क्या हो गया, जल परितंत्र हो गया। ठीक है, मैं कहूं नदी तो आप कहेंगे साहब वो भी जल परितंत्र है, मैं कहूं घास का मैदान तो आप कहेंगे साहब वो स्थल परितंत्र है। तो अब इस चीज को समझो, परितंत्र की कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, पूछे तो भी कह दिया निश्चित क्षेत्र जिसमें उपस्थित सजीव और निर्जीवों के बीच में आपस में क्या संबंध है, उनका अध्ययन किया जाता है। आप कहेंगे साहब सजीवों का संबंध निर्जीवों के साथ कैसे, तो देखो सजीवों के साथ संबंध निर्जीवों से कैसे, प्रकाश क्या है, निर्जीव है, प्रकाश भौतिक राशि है, निर्जीव है। प्रकाश नहीं होगा तो सजीव होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में नहीं होगी तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा तो बाकी जीव नहीं होंगे। तो देखो प्रकाश पर निर्भर है कौन, पौधा, पौधा क्या है सजीव, प्रकाश क्या है निर्जीव, तो इस सजीव का इस निर्जीव से क्या संबंध है, बात समझ में आ गई। वायु नहीं होती तो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता सोचो, जल नहीं होता तो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता सोचो, मृदा नहीं होती तो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता सोचो। इसका मतलब सारी चीजें सजीवों के लिए जरूरी है, अगर ये निर्जीव चीजें नहीं होती तो सजीव नहीं हो पाते, सजीव जीवित नहीं रह पाते। इसलिए सजीवों का निर्जीव पदार्थों के साथ संबंध है और गहरा संबंध है,
ये संबंधी किस में बात करते हैं अपन, परितंत्र में बात करते हैं। इस संबंध का किस में बात करते हैं, ठीक है, परितंत्र का बात करते हैं। अब ये जो परितंत्र यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है उस पे आ जाओ सीधे सीधे। मित्रों परितंत्र जो है ये दो प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से सुन लेना और ये आउटलाइन बना भी लेना। परितंत्र होता है दो प्रकार का, एक तो होता है प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है दोस्तों परितंत्र कैसा, एक होता है कृत्रिम परितंत्र। कैसा होता है, कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र वह होगा जो प्रकृति में स्वतः बना है, अपने आप बना है, जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वो प्राकृतिक परितंत्र होगा, ठीक है। दूसरा कृत्रिम परितंत्र, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है। इसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, वो कैसा हो जाएगा, कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्राकृतिक परितंत्र है, ये जो प्राकृतिक परितंत्र है, ये प्राकृतिक परितंत्र भी होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो ऐसा परितंत्र जो स्थल पर हो, मृदा पर हो, मिट्टी पर हो, तो वो तो कहलाएगा स्थलीय परितंत्र। क्या कहलाएगा, स्थलीय परितंत्र। या फिर प्रकृति में जो परितंत्र बना है वो स्वतः या तो स्थल पर बना है और या फिर जल में बना है, तालाब बना होगा, नदी बनी होगी, झरने बने होंगे, सागर बने होंगे, महासागर बने होंगे, तो अपने आप बने हैं। तो या तो परितंत्र हो सकता है स्थल में और या प्राकृतिक परितंत्र हो सकता है जल में, तो जलीय। कौन सा परितंत्र, जलीय परितंत्र। दो चीजें समझ में आ गई यहाँ पे, क्या कि जो प्राकृतिक परितंत्र हैं जो स्वतः बने हैं वो या तो स्थल पर बने या जल में बने। स्थल पर बने तो उन्हें स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र कहेंगे, जल में बने तो उन्हें जलीय प्राकृतिक परितंत्र कहेंगे। इसी तरह से जो कृत्रिम परितंत्र हैं ये भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मानव के द्वारा बनाए गए परितंत्र भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, वही या तो मानव इसको स्थल में बना सकता है तो स्थलीय परितंत्र, और या फिर अगर मानव खुद बना रहा है तो स्थल के अलावा जहां संभव है, कहां, जल में, तो जल में बना सकता है तो जलीय परितंत्र। यानी दोनों के प्रकार सेम है कि प्राकृतिक परितंत्र भी स्थल पर और जल में होते हैं और कृत्रिम परितंत्र भी स्थल या जल में होते हैं, ठीक है। मानव द्वारा बनाया गया है, स्थल पे बनाया गया तो हम कहेंगे स्थलीय कृत्रिम परितंत्र। जैसे गार्डन, बगीचा, ऐसे थोड़ी बगीचा नीचे से निकल गया है ऊपर से टपक के आया है। बगीचा मानव ने लगाया, अलग अलग पौधे लाके संजो के और एक निश्चित क्षेत्र बनाया, वो एक परिस्थिति की तंत्र हो गया, परितंत्र हो गया। लेकिन वो परितंत्र किसने बनाया, मानव ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, इसलिए वो कहां बनाया, स्थल पर बनाया, इसलिए स्थलीय। लेकिन मनुष्य ने बनाया इसलिए कृत्रिम क्या हो गया, परितंत्र हो गया। जैसे खेत है, गेहूं का खेत है, अपने आप थोड़ी निकला है, मनुष्य ने बोया है बीज, उसने डेवलप किया है, क्या हो गया, स्थल पे बोया है गेहूं का पौधा, तो गेहूं का खेत स्थल पे है, पानी में तो नहीं है, तो स्थलीय कृत्रिम परितंत्र। फिश एक्वेरियम देखते हो जो घर में रखते हो, जिसमें पानी में मछलियां तैरती हैं, काफी सारे मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप देखते हो, ठीक है, वहां पर आप देखते हो वो जो फिश एक्वेरियम है, जो मछली वाला वो घर है पानी वाला, वो अपने आप नहीं निकला है, मनुष्य ने बनाया, लेकिन पानी में बनाया, जीवों को पानी के अंदर छोड़ा है, जल में छोड़ा है, तो जलीय। मनुष्य ने बनाया इसलिए कृत्रिम है क्या, परितंत्र। परितंत्र क्यों है, क्योंकि इसमें सजीव भी है और निर्जीव भी है, पानी है, निर्जीव है, प्रकाश है, निर्जीव है, ठीक है, लेकिन उसमें वनस्पति है, मछलियां है, वो क्या है, सजीव है, तो सजीव और निर्जीव दोनों, और एक निश्चित क्षेत्र है, इसलिए परितंत्र है। क्लियर इतनी बात, इतनी बात क्लियर है, ओके, इतनी बात क्लियर। तो आगे हो, अब वो आपको पूछेगा क्या, एग्जाम में क्या पूछेगा, मामला तो ये है भैया, और एग्जाम में जो बात पूछेगा वो पूछेगा आपको एग्जाम्पल। क्या पूछेगा, एग्जाम्पल। अब जो स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र है, इस स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र के एग्जाम्पल, स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र के एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो हो गया ये, कौन, घास का मैदान। घास का मैदान, घास का मैदान अपने आप उगा है, अपन ने नहीं उगाया है, अपने आप उगा है, स्थल पे उगा है, अपने आप उगा है तो प्राकृतिक, स्थल पे उगा है तो स्थलीय, तो स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण हो गया। दूसरा है मरुस्थल या रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो रेगिस्तान जो है दोस्तों वो आपने और मैंने नहीं बनाया है, वो अपने आप बना है प्रकृति में, और स्थल यानी मृदा पे बना हुआ है, तो स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र, क्योंकि रेगिस्तान भी परितंत्र है। अरे रेगिस्तान में भी जीव है कि नहीं,
40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है इस थार के मरुस्थल में। ध्यान रखना, जिसका सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो है वो हमारे इंडिया के अंदर है, थार के मरुस्थल का, जिसका अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम है, अपने यहाँ आते उसका नाम थार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान में भी तो जीव जंतु है, इसलिए ये भी परितंत्र है, लेकिन स्थल पर है, अपने आप बना है, तो स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र। जैसे इसके अलावा हम बात करें वन, जैसे इसके अलावा हम बात करें जंगल, बात करें क्या, जंगल। ठीक है, वन जंगल, ये सब क्या है, ये सब मृदा पर बने हैं, परितंत्र हैं, मृदा पर बने हैं, अपने आप बने, इसलिए स्थलीय प्राकृतिक और परितंत्र हो गए। क्या हो गए, स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र हो गए। नथमल जी कह रहे हैं योर टीचिंग इज वेरी नाइस, धन्यवाद भाई नथमल नायक जी। गुरु जी नाइस टीचिंग, नाइस पर्सनालिटी, यू आर बेस्ट टीचर, यूट्यूब साइंस टीचर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब यार जलीय की बात करते हैं कि कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जल में बने और अपने आप बने। तो वो जल में बने इसलिए जलीय हो जाएंगे, अपने आप बने इसलिए प्राकृतिक हो जाएंगे, तो जलीय, प्राकृतिक और परितंत्र हो जाएंगे। लो जी भाई साहब एग्जाम्पल इनके भी, जलीय के एग्जाम्पल लो, ये लो, देखो नदी, आपने मैंने नहीं बनाई है भैया, अपने आप आई है। अब आप कहेंगे साहब नदी परितंत्र कैसे हुई, अरे तो नदी के अंदर क्या जीव जंतु नहीं है क्या, क्या अजैविक पदार्थ नहीं है क्या, क्या पानी नहीं है क्या, तापमान नहीं है क्या, क्या प्रकाश नहीं है क्या, वायु नहीं है नदी के टच में, क्या पत्थर कंकड़ नहीं है क्या, मृदा नहीं है, सब कुछ है, तो वो अजैविक पदार्थ हो गए। ठीक है, और नदी के अंदर जीव जंतु है बहुत सारे, ठीक है, मछली है, मगरमच्छ है, ठीक है, और भी है, सांप भी है पानी वाले, और बहुत सारे हैं, जैसे गंगा नदी में गंगाई डॉल्फिन है, ठीक है, गांगी सूस जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है वो अपना। ठीक है, ये सारे हैं। तो नदी भी क्या हो गई, परितंत्र हो गई, लेकिन जल में इसलिए जलीय प्राकृतिक हो गई। झरने आपने और मैंने नहीं बनाए, ठीक है, तालाब, तालाब, बावड़ी नहीं लिख रहा हूं मैं, बावड़ी नहीं लिख रहा हूं, बावड़ियां तो मनुष्य ही बनाता था। ठीक है, तालाब अपने आप जोड़ भर जाता था, जिसको जोड़ भी अपन कह देते हैं एक तरह से। इसके अलावा सागर, इसके अलावा महासागर, महासागर जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे क्लियर। ये सारे जो परिस्थितियां बनी, परितंत्र बने, ये जल में बने हैं। ठीक है, जीव यहां पर जल में रह रहा है, निर्जीव पदार्थ जल में रह रहा है, तो जल में इसलिए जलीय, अपने आप बने इसलिए प्राकृतिक, और क्या है, परितंत्र, क्योंकि जहां सजीव और निर्जीव दोनों होंगे वो परितंत्र होगा। और ये निश्चित हो गया, नदी एक निश्चित हो गई ना, निश्चित एक क्षेत्र से गुजर रही है, ऐसे थोड़ी चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, वो घूम के कहीं भी जाए, लेकिन हो गई वो नदी फिक्स। ओके, ऐसे ही सागर महासागर। यहां से आपको दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। ठीक है, और वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं कमेंट से ले लेता हूं आप लोगों के। ओके, इस तरह से गुड मॉर्निंग भाई, सुनील कह रहे हैं सर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भारती मीना गुड मॉर्निंग भाई। उपमा बेस्ट टीचर, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब यहां से देखो आपको अलग प्रश्न क्या उठा के पूछेगा। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन का प्रश्न, वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन यहां से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उठाता है जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूं, पहले वो सुन लो, फिर मैं बोलूंगा, फिर समझाऊंगा। अब बात करते हैं साहब कृत्रिम की, किसकी बात करते हैं, कृत्रिम परितंत्र की बात करते हैं। तो कृत्रिम परितंत्र में जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं वो परितंत्र, लेकिन मनुष्य ने जिनको स्थल पर बनाया है, मृदा पे बनाया है, कौन हो गया, बगीचा, एक तो कौन हो गया, गार्डन हो गया, तो नंबर 1 लिखेंगे एग्जाम्पल बगीचा, एग्जाम्पल नंबर 1 बगीचा। नंबर 2 उपवन, उपवन है ना, ठीक है, वन तो अपने आप आते हैं, उपवन हो गए, उपवन मनुष्य बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, वन के जैसे ही बहुत सारे पेड़ लगा के क्षेत्र डेवलप करें वो उपवन हो जाएगा। ठीक है, एक आपका हो गया खेत खलिहान, क्या हो गया, खेत, ठीक है, ये सारे मनुष्य ने डेवलप किए हैं, या किसने डेवलप किए, मनुष्य ने डेवलप किए हैं सारे। क्लियर, इसलिए कहां डेवलप किए, स्थल पे, तो स्थलीय मनुष्य ने डेवलप किए इसलिए कृत्रिम, और ये हो गए परितंत्र। ठीक है, आप पूछना चाहेंगे कि साहब बगीचे में कैसे परितंत्र बना, बगीचे में क्या पौधे नहीं है, पौधे सजीव नहीं है क्या, वहां पशु पक्षी नहीं आते हैं क्या, वहां मृदा नहीं है क्या, तापमान नहीं है क्या, आर्द्रता नहीं है, वायु नहीं है, प्रकाश नहीं है, जैविक घटक भी है, अजैविक घटक भी है। ठीक है, जलीय में मनुष्य ने जल में क्या बनाया, तो देखो मनुष्य ने जल में जो परितंत्र बनाया उसका नाम है जलशाला, क्या है, जलशाला। ठीक है, जलशाला, एक्वेरियम, क्या बनाया,
एक्वेरियम बनाया। और इसका सिंपल सा एग्जांपल यहाँ नाम से लिख देता हूँ, हालांकि अंडरस्टूड है जलशाला ये वो, फिर भी मैं इसे प्रॉपर नाम अलग से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होता है कोई और याद हो जाता है। फिश एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम क्या है? फिश एक्वेरियम है। तो एक्वेरियम का मतलब तो जलशाला हो गई। अब उसमें जरूरी नहीं आप फिश रखो, आप टर्टल भी रख सकते हो, कि आप अन्य कोई जीव भी रख सकते हो जो जलीय जीव है, ठीक है, लेकिन फिश रख रहे हैं तो वो फिश एक्वेरियम हो गया, ठीक है। तो ये फिश एक्वेरियम जलशाला ये जल में बनाई है और मनुष्य ने बनाई है, इसलिए कृत्रिम। तो जलीय, कृत्रिम और परितंत्र के एग्जाम्पल हैं, इसलिए जलीय, कृत्रिम, परितंत्र हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो आप मुझे बता दो, फिर यहां मैं आपको दो बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर बताने वाला हूं जिनके आप जवाब देंगे मुझे अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र, ये सारे परितंत्र, चार विकल्प ये रहे, पांच ये रहे, तीन ये रहे, दो ये रहे, बोले तो 5 से 4 9 और 3 12 और 2 14। ये जो 14 आपको परितंत्रों के नाम मैंने लिखे हुए हैं, इन परितंत्रों में से आपको जवाब देना है, ठीक है। और जवाब क्या देना है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परितंत्र सबसे अधिक स्थायी है, चिर स्थायी है, ठीक है, सबसे अधिक स्थायी है। इनमें से कौन सा परितंत्र सबसे अधिक स्थायी है, चिर स्थायी है। और अगला क्वेश्चन, पहले इसी का जवाब दो फिर अगला क्वेश्चन दूंगा। इनमें से, ये देखो दो नाम इधर हैं, 3 इधर हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं, इनमें से कौन सा परितंत्र सबसे चिर स्थायी है, यानी सबसे अधिक समय तक स्थायी रहेगा, यानी कि सबसे लंबे समय तक बना रहेगा, यानी कि जिसके समाप्त होने की संभावनाएं कम है, यानी कि जिसका विघटन होने की संभावनाएं बहुत कम है, वो कौन है? नाम बताओ, प्राकृतिक जलीय नहीं बोलना, नाम, इनमें से नाम लिखना है कि घास का मैदान है, रेगिस्तान है, वन है या जंगल है या नदी है या झरने या तालाब है या सागर है या महासागर है या बगीचा है या उपवन है या खेत है या जलशाला है या फिश एक्वेरियम है। इनमें से कोई एक नाम लिखो पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, काफी सारे बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए। चालू करिए महासागर, उससे पहले पंकज कह रहा है महासागर, ओके महासागर। उपमा कह रहे हैं महासागर, दिनेश कह रहा है महासागर, वाह भाई वाह वाह, मजा आ गया, महासागर, शाबाश शाबाश, मजा आ गया। मैंने प्रश्न के लास्ट के जो शब्द बोले ना, उनसे आपने बात को पकड़ लिया, बिल्कुल सही है। सबसे सही है, ठीक है। सबसे अधिक जो स्थायी है वो है महासागर। कौन है? महासागर। आप कहेंगे साहब क्यों? निम्न में से उस परितंत्र का चुनाव कीजिए जो सबसे लंबे समय तक स्थायी है। महासागर। अरे महासागर में जल के खत्म होने की संभावनाएं कितनी है? ना के बराबर है। क्या कभी आपको लगता है महासागर का जल खत्म होगा? नहीं होगा। जब तक जल खत्म नहीं होगा तब तक उसमें क्या बना रहेगा? परितंत्र बना रहेगा। जब तक जल रहेगा तो जीवन रहेगा, जीव जंतु रहेंगे, और जो अजैविक पदार्थ है, प्रकाश, वायु, आर्द्रता, ये तो रहनी है। इसका मतलब महासागर के जो परितंत्र हैं वो सबसे लंबे स्थायी हैं, चिर स्थायी हैं, उनके खत्म होने की संभावना ना के बराबर है। बात क्लियर? क्योंकि पानी के खत्म होने की संभावना नहीं है, इसलिए बना रहेगा। तो महासागर। और वैसे एग्जाम्पल में नाम नहीं देता तो जलीय प्राकृतिक परितंत्र, जो एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया था पहले, पंकज सुथार ने, प्राकृतिक जलीय, वो भी सही था, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि इनमें से स्पेशल नाम बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, यहीं से आप बताएंगे फटाफट से। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से नाम लिखना है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे कम स्थायी है? निम्न में से कौन सा परितंत्र सबसे कम स्थायी है? निम्न में से कौन सा परितंत्र सबसे कम स्थायी है, यह आपको बताना है। कौन सा परितंत्र सबसे कम स्थायी है? नाम लिखो इनमें से। दीपित सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं डेली रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं। वेरी नाइस, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। खेत है, पंकज कह रहा है खेत है, सुरेश कह रहा है गैस, घास का मैदान, बच्ची चाहिए, क्या लिखा है भाई? आरपी मेघवाल कह रहा है खेत है, महेश कह रहा है खेत है। देखो, अरे मैंने कहा ना, उसका तो मैंने आपको थोड़ा सा बोल दिया, इस कारण से आप समझ गए, ठीक है, इसलिए आपने दिमाग लगा लिया। अब तो जवाब, तालाब या झरने, मैंने कहा सबसे कम स्थायी, सबसे कम स्थायी।
देखो अभी तक कोई भी विद्यार्थी सही जवाब पे नहीं पहुंचा है, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया है, मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि उस परितंत्र का नाम बताइए जो परितंत्र सबसे जल्दी विघटित हो सकता है, सबसे जल्दी खत्म हो सकता है, या जिसके खत्म होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो ऐसा परितंत्र कौन है दोस्तों? ऐसा परितंत्र है रेगिस्तान। कौन है? रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान में जल पहले से ही कम है, वनस्पतियां पहले से ही कम है। अगर रेगिस्तान का जल खत्म हो गया तो वहां जल नहीं रहेगा, तो वहां जीवन नहीं रहेगा, वनस्पति नहीं रहेगी, वनस्पतियां नहीं रहेगी तो वहां जीव जंतु नहीं रहेंगे, और जीव जंतु वनस्पतियां जहां नहीं रहेंगी, यानी कि जहां सजीव घटक नहीं रहेंगे, वो परितंत्र नहीं रहेगा। अकेला अजैविक पदार्थ, मृदा, तापमान, ये सब परितंत्र नहीं होते हैं, इनमें सजीवों का होना भी शामिल है। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, उस कमरे को क्या आप एक पारिस्थितिकी तंत्र मान सकते हो? क्या नहीं मान सकते। लेकिन आपके कमरे में बाहर से एक आप गमला उठा के लाओ, उस गमले में एक पौधा लगा लो, हजारे का पौधा लगा लो, और उस गमले को लाके अपने रूम के अंदर रख लो। अब आप इससे आपके कमरे को कुछ समय के लिए एक निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सजीव घटक उपस्थित है, पौधे हैं, आप हैं, प्रकाश है, वायु है, पानी है, ये सब है। आप कहते थे कि सर पौधा लाने की जरूरत क्या थी? मैं खुद उपस्थित हूं तो मैं सजीव घटक हो गया, तो फिर ये परितंत्र क्यों नहीं हुआ कमरा कुछ देर के लिए? इसलिए नहीं हुआ कि परितंत्र वह होगा जिसमें पौधे होंगे, यानी कि जो पौधे हैं वो हमारे परितंत्र में उत्पादक का काम करते हैं, भोजन बनाने का काम करते हैं। हम खुद उनके पीछे चलते हैं, हमारा श्रम का अस्तित्व नहीं है, हम भोजन के लिए खुद पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो उत्पादक है। इस कारण से पौधों का होना नितांत आवश्यक है। प्रश्न पूछे निम्न में से परितंत्र में किसका होना नितांत आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, वो है पौधे का होना आवश्यक है। पौधे को उत्पादक कहते हैं क्योंकि भोजन का उत्पादन करता है, इसलिए उत्पादक कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र वही परितंत्र माना जाएगा जिसमें उत्पादक उपस्थित होगा, जिसमें पौधे उपस्थित होंगे। अगर वनस्पति नहीं है, पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो वह परितंत्र ही नहीं है। तो रेगिस्तान में जल के खत्म होने की संभावनाएं कितनी है? बहुत ज्यादा है। रेगिस्तान में जल के खत्म होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, कभी भी खत्म हो सकता है। अरे सम तो एक ऐसा क्षेत्र है अपने जैसलमेर में जहां पर एक भी वनस्पति नहीं है। क्यों नहीं है? वहां जल ही नहीं है। जल ही नहीं है तो वहां से वनस्पति कहां से आएगी? तो रेगिस्तान का पानी खत्म होने की संभावनाएं है, साफ पूरी पूरी, कभी भी हो जाए। ठीक है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। पानी खत्म हो जाएगा, वनस्पति खत्म हो जाएगी, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, परितंत्र खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। महेश कह रहा सर शालू, ओ माय गॉड, अभी ना हो। अच्छा सभी फ्रेंड्स क्लास को लाइक करो। ओके, अरे भाई समझ में आया कि नहीं? मामला दिमाग में बैठा कि नहीं? अब लोग इतने से देर में 5-10 पन्ने पढ़ पढ़ा के ये सोचते हैं कि लो जी साहब यूनिट कंप्लीट, और आप भी यहीं से यूं पढ़ गए और कंप्लीट। लेकिन वो पर्सन ही ये उठाता, वो पर्सन ही यूं घुमा के उठाता, तब जवाब कहां से देते? फिर आपको लगता है यार मैंने तो पढ़ा भी था, इकोलॉजी पूरी पढ़ी थी, 5-6 घंटे तक इकोलॉजी मैंने पढ़ी, और मेरा तो 1% है, ये भी गलत हो गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये बात आपके क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। परितंत्र वाला मामला एकदम आपके माइंड में बैठ गया। आपको मेरे से जो भी कुछ पूछना हो, जो भी आप अपनी तरफ से जो मतलब कमेंट्स करना हो कि आपको क्लास कैसी लगी या कैसा चल रहा है या और आप क्या चाहते हैं, तो आप पब्लिक कमेंट्स में कमेंट्स कर दिया करो क्लास के बाद भी। ठीक है, क्लास पूरी होने के बाद भी कर दिया करो, तो मैं उनको देख लेता हूं। मैं डेली आप लोगों के कमेंट्स है वो ओपन करके और मैं देखता हूं। ठीक है, मुझे लगा किसी का कोई ऐसा क्यूरीज है तो मैं अगले दिन क्लास में उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक छोटी सी बात इसमें और कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ पोर्शन कल होगा। ठीक है, तो ये आज और कल 2 दिन की यूनिट है, और क्वेश्चन भी भैया 3 आने, तो 2 दिन तो लगने स्वाभाविक है। अब बात आती है परितंत्र का संगठन। क्या आती है? परितंत्र के संगठन की अब हम बात करते हैं। चलो जी भैया, इतना हो गया मामला। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र, स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं। तो यहां पर लिखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी, या परितंत्र लिख दो यार आप तो। परितंत्र, परितंत्र का संगठन। अभी हम कह रहे थे ना बार बार कि परितंत्र है, परितंत्र है, फिर मैं कह रहा था इसमें सजीव घटक है, इसमें निर्जीव घटक है। तो ये परितंत्र वास्तव में होता क्या है? पहले मैंने प्रकार बताए, अब मैं बता रहा हूं कि बार बार जो शब्द परितंत्र काम में ले रहे हैं, ये है क्या, किससे मिलकर बना हुआ है? तो इस परितंत्र के, इस संगठन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बताने के लिए एक वैज्ञानिक आगे आए, और जिनका नाम था इपियोडम। क्या नाम था? इपियोडम नाम था दोस्तों। तो आप यहां लिख सकते हैं
इपिओडम, इपिओडम। तो इतना तो याद रह जाएगा कि यहाँ इपिओडम नाम क्यों लिखा है, अंडरस्टूड बात है, ठीक है, इपिओडम। तो इपिओडम साहब ने क्या किया, पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन के बारे में बताया। और क्या कहा इन्होंने कहा कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें कुल 6 घटक होते हैं। क्या होते हैं? कुल 6 घटक। क्या बताया इन्होंने बताया कि कुल 6 घटक। मैंने कुल शब्द काम में लिया है, कुल 6 घटक है। प्रकार बोलते हैं तो 2 प्रकार के घटक, 2 प्रकार के घटक। यहां देखो शब्दों पे जाना गलत हो जाएगा भैया मामला। लो मैंने दोनों बात लिख दी है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। मैंने दोनों बातें लिख दी हैं ताकि आपको क्या नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। बात क्लियर है ना? चलो अब बात करते हैं यहां पर। सर कैसे टॉपिक खत्म होता है उसके जस्ट मैं करवा दूंगा एक साथ, अलग अलग टॉपिक वाइज ही करवा दूंगा, यूनिट वाइज ही करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। एक बार पहले मैं थ्योरी करा दूं समय के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि अपन कोई भी लंबा समय रख सकते हैं। जैसे किसी दिन अपन ने मैराथन लगा ली 3 घंटे 4 घंटे, तो ये सारा हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वादा कर रहा हूं आपका बेहतरीन तरीके से पूरा मैटर क्लियर होगा, ठीक है। तो इपिओडम ने परितंत्र का संगठन बताया। प्रश्न पूछे परितंत्र के संगठन के बारे में किसने बताया, तो इपिओडम साहब ने बताया, ठीक है। आपसे कहे परितंत्र में, इपिओडम साहब ने परितंत्र में कुल कितने घटक बताए, तो 6 घटक बताए, लेकिन प्रकार कितने, 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, देखो ये रहे। तो परितंत्र का संगठन जो है, संगठन की बात करें तो हम कहेंगे कि परितंत्र में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। प्रकार शब्द आते ही 2 हो जाएगा, कुल शब्द आते ही 6 हो जाएगा। 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के घटक कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक तो परितंत्र में पाया जाता है दोस्तों कौन सा घटक, सजीव घटक। कौन से घटक पाए जाते हैं, सजीव घटक। सजीव घटक, सजीव घटकों को क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर। क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर। तो एक तो होते हैं सजीव घटक, ठीक है, या इनको जैविक घटक भी कहते हैं। जैविक और सजीव तो कॉमन नाम है, समझ जाओगे। और दूसरे जो प्रकार के घटक हैं दोस्तों परितंत्र में, वो है अजैविक, अजैविक या निर्जीव कह दो इनको, सजीव तो ये निर्जीव शब्द लिखो, निर्जीव घटक। सजीव घटक तो निर्जीव घटक। निर्जीव घटक बोले तो नॉन बायोटिक, नॉन बायोटिक। एक एक नाम और लिख लो यार इनका, इनको ही जैविक घटक कहते हैं। कौन से घटक कहते हैं, इन्हीं का नाम है जैविक घटक। इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं का नाम जैविक घटक है, ठीक है। और इनको कहते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक। चलो सारे नाम क्लियर होने चाहिए देखो कॉन्सेप्ट के लिए। किसी भी निर्जीव का सेंस देते हुए कोई क्वेश्चन पूछ ले तो भी पता होना चाहिए, अजैविक का कोई सेंस देते हुए क्वेश्चन पूछ ले तो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे मामला। क्या हो गया कि परितंत्र का जो संगठन होता है, हमारा जो परितंत्र बना हुआ है वो कुल 6 घटकों से मिलकर बना है, जो 2 प्रकार के घटक हैं। एक सजीव घटक या बायोटिक फैक्टर या जैविक घटक कह दो, दूसरे निर्जीव घटक नॉन बायोटिक फैक्टर या अजैविक घटक कह दो। बताया किसने, तो ये सारा मामला बताया इपिओडम ने। किसने बताया, इपिओडम साहब ने ये वाली बातें बताई, ठीक है, ओके। अब सजीव घटक में कौन कौन शामिल है, तो ये देख लो भैया। सजीव घटक में जो शामिल है उनके नाम है ये रहे। एक नंबर पे लिखेंगे उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक हरे पौधे। कौन होते हैं, हरे पौधे। मैं यहाँ पर नाम और एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, इसलिए नहीं लिखूंगा कि सबकी डिटेल पढ़ानी, उत्पादक की पूरी डिटेल, उपभोक्ता की, अपघटक की, सबकी। दूसरे प्रकार के जो घटक हैं वो है उपभोक्ता। कौन है, उपभोक्ता है दोस्तों। और तीसरे प्रकार के जो घटक हैं, कौन से घटक, जैविक घटक, वो है अपघटक। कौन है, अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं। इंग्लिश चाहे तो लिख सकता हूं यहां पर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ये तीनों डिकम्पोजर होंगे सूक्ष्म जीव, उपभोक्ता होंगे जंतु, जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। उत्पादक होंगे सभी हरे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आरपी मेघवाल जी है, ये ऑफिशियल मेघवाल भाई आया और आई करके चला गया भाई। चलिए ओके। और जो निर्जीव घटक है दोस्तों, निर्जीव घटक में कौन कौन है देखिए। निर्जीव घटक में पहला, निर्जीव घटक में अपन बात करें तो पहला जो घटक है अपना निर्जीव घटकों में वो कौन है, ध्यान दें,
वो है जलवायवीय कारक। कौन से कारक? जलवायवीय कारक, जलवायवीय कारक है। अब जलवायवीय कारक कौन कौन हो सकते हैं? जैसे जलवायु से संबंधित वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, वायु हो गई। वर्षा, आर्द्रता, वायु एक एक पढ़ाऊंगा, वहां बात करेंगे। वर्षा, आर्द्रता, वायु हो गई। एक कार्बनिक कारक हो सकते हैं। दूसरे कारक कौन है? निर्जीव में कार्बनिक कारक, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक कारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कार्बनिक कारक कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक कारक कहलाएंगे। तो दूसरा अजैविक या निर्जीव घटक में हो गया कार्बनिक कारक, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे वसा हो गई, जैसे प्रोटीन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब में क्या है? कार्बन है, इसलिए कार्बनिक कारक हो गए। है कैसे? निर्जीव है, इसलिए निर्जीव में लिख दिया। तीसरा जो है वो है अकार्बनिक कारक। कौन है? अकार्बनिक कारक है। तीसरे अजैविक घटक हैं अकार्बनिक कारक, यानी ऐसे घटक, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, बाकी तत्व पाए जाते हैं, तो वो कहलाएंगे अकार्बनिक कारक। ठीक है। हालांकि इनके बारे में इतनी कोई डिटेल नहीं है और ना ही कोई लिखने की इनकी डिटेल जरूरत है। इनकी केवल जैविक घटकों की तो लिखनी है, जैविक या सजीव घटकों की तो पूरी डिटेल अपने को पढ़नी है, इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए इनके आप एग्जाम्पल चाहो तो यहाँ साथ में लिख सकते हो। जलवायु कारक में आप लिख सकते हो वर्षा, आर्द्रता, वर्षा, आर्द्रता, वायु, ये जलवायु कारक में है। कार्बनिक कारक में आप लिख सकते हो, अभी मैंने बताया आपको कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये लिख सकते हो क्योंकि इनकी डिटेल अपने करनी नहीं है, कर चुके हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अकार्बनिक कारक में एग्जाम्पल लिख लो, खनिज तत्व। कौन है? मिनरल्स, मिनरल्स खनिज तत्व, मिनरल्स है, खनिज तत्व है। ये लो, मामला क्लियर, यहां पर मामला क्लियर। हो गया? हाँ बिल्कुल करवा दूंगा भाई नारायण। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया परितंत्र का संगठन। अब परितंत्र के संगठन में जो अपने सजीव घटक पड़े, इनमें एक एक के बारे में कल बात करेंगे। इन तीनों के बारे में बात करने के बाद हम खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, फिर हम खाद्य जाल की बात करेंगे, फिर हम जो पिरामिड है पिरामिडों की बात करेंगे। ठीक है। ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। ये सारा मामला हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये था आज का पहला पार्ट इकोलॉजी का। कल दूसरे पार्ट में इकोलॉजी को अपन खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो लाइव रहा करो, समय से आ जाया करो यार। ठीक है। जब भी क्लास, कोई बात नहीं, बाकी देख लिया करो जब भी आपको मौका मिले। लेकिन ये कह रहा हूं कि ये समय है, कुछ कर गुजरने का समय है। 5200-5300 भर्तियां राजस्थान के इतिहास में ना पहले कभी हुआ है कि अकाउंटेंट की आनी और ना कभी होगा कि अकाउंटेंट की आएंगी। ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसियां आप लोगों के लिए आई हैं, तो भैया अब भी अगर आप, वो भी सीईटी होने के बाद में 70-80 हजार बच्चे एग्जाम देने वाले और 5200-5300 पद, अरे मेरे भाइयों, इससे बड़ा मौका जीवन में कभी नहीं आएगा। ये मौका इसलिए मिला है कि लोगों ने सीईटी को हल्के में लिया था इस बार, लेकिन अब जब सीईटी 10+2 या ग्रेजुएशन की वापस एग्जाम लगेगी ना, तो देखना कैसे भेड़चाल चलेगी सीईटी के पीछे, लोग कैसे दबा के भगेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये मौका है और अवसर है, और अवसर को भुनाना चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए, और साथ में हम आपका भरपूर सहयोग कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार।